हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूज़िक। मैं हूं कोमल ठाकुर और आज का वीडियो गाइस आज का जो टॉपिक है वो है कि अर्नब अपने अर्ली चाइल्डहुड में कैसा था जब उसको ऑटिज़म डिटेक्ट हुआ 2 साल की एज में या 3 साल की एज में। उसका बिहेवियर कैसा था, उसके अंदर क्या क्या बिहेवियरल इश्यूज़ थे और तब से लेकर अब तक उसमें क्या चेंजेस आए हैं, ये पूरा जर्नी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहला प्रॉब्लम जो था अर्नब में गाइस, उस वक्त जो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था वो थी अर्नब की हाइपर एक्टिविटी। मतलब इतना ज़्यादा सिवियर हाइपर एक्टिव होता था गाइस कि पूरा दिन उसको बैठना ही नहीं है, कोई भी एक्टिविटी करना तो दूर की बात है, उसको मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती थी। ना तो घर में कंट्रोल कर पाती थी और ना ही मैं बाहर कंट्रोल कर पाती थी उसको। और इतना ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल होता था उस टाइम पे। सुबह सुबह मेरा थेरेपी का फर्स्ट जो थेरेपी मैंने स्टार्ट की थी एक थेरेपिस्ट के पास, तो सुबह का शेड्यूल होता था 8 बजे मुझे वहाँ पे पहुँचना होता था। बस में जाती थी मैं, तो मतलब बस में कंट्रोल करना और मतलब रास्ते में कंट्रोल करना, मुझे डर भी लगता था क्योंकि उस हस्बैंड साथ में नहीं होते थे क्योंकि उनको तो ऑफिस में जाना होता था। तो मतलब मेरे लिए ये भी चैलेंज हो जाता था कि उसको कैसे मैं थेरेपी सेंटर तक लेके जाऊं और वहाँ पे मतलब थेरेपी करने के बाद मतलब उसको बिना किसी झंझट के, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं वापस लेके आऊँ। इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था क्योंकि उसको आप कहीं भी खड़ा कर दो, चाहे बस स्टैंड पर खड़ा कर दो, चाहे कहीं भी खड़ा कर दो, उसको बस इधर उधर भागना है। उसको मतलब इस तरह का बिहेवियर था कि मैं उसको थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर पाती थी और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैं कभी नहीं सोचती थी, मुझे ये लगता ही नहीं था कि कभी अर्नब इस लेवल से भी बाहर निकल पाएगा कि मैं उसको कभी कंट्रोल कर पाऊँगी या कभी वो मेरी कमांड फॉलो करना स्टार्ट करेगा। ये चीज़ मैंने कभी नहीं सोची थी। तो पहला थेरेपी का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से मेरा स्ट्रेस का लेवल जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। क्योंकि वहाँ पे क्या होता था कि अर्नब, अगर वो लोग मुझे बाहर निकालते हैं तो अर्नब फुल टाइम रोते रहेगा, मतलब मेरे बिना वो थेरेपी में बैठेगा ही नहीं। वो मुझे टेंशन होता था। और जब मैं साथ में बैठती हूँ तो भी मैं और मेरा थेरेपिस्ट मिलके भी हम लोग उसको कंट्रोल नहीं कर पाते थे और कोई भी एक्टिविटी हम लोग करवा नहीं पाते थे उसको। तो वहाँ से मुझे इतना ज़्यादा थोड़ा स्ट्रेस हो गया कि ये तो यहाँ पे भी मतलब, तब मुझे ये लगा कि थेरेपिस्ट भी इसको हैंडल नहीं कर पा रहा है तो मैं कैसे हैंडल करूँगी इसको। तो वहाँ पे फिर मेरा एक्सपीरियंस ख़राब हुआ। तो मैंने 3 मंथ के बाद मैंने सोच लिया कि मैं अब यहाँ पे थेरेपी नहीं करवाऊँगी, मैं कोई दूसरा देखूँगी। और मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि फिर जो मुझे नया थेरेपिस्ट मिला था वो मेरे लिए एक्चुअली आप बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ में जो चेंज आया, हम दोनों माँ बेटे की लाइफ में जो चेंज आया है, वो उनके लिए मैं हमेशा उस लेडी को थैंक यू करती हूँ। वहाँ पे जाते ही फर्स्ट 2 वीक्स में ही मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव सा महसूस होने लगा, क्योंकि वो लेडी ऐसी थी जिसके पास फर्स्ट टाइम अर्नब एक्टिविटी करने के लिए बैठ रहा था और वो उसको हैंडल कर पा रही थी। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी, इवन वो मेरे बिना भी उसको हैंडल कर पा रही थी। तो वहाँ से एक एक्सपीरियंस तो मैंने ये सीखा है गाइज कि एक अच्छा थेरेपिस्ट अगर आपको मिलता है तो उससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती है। तो सडनली मैंने देखा कि अर्नब वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ करवाई जाती थी, अब ये डिपेंड करता है गाइस कि एक अच्छा थेरेपिस्ट जो होता है वो समझता है, वो इतने अच्छे से असेसमेंट करता है और उसको पूरा एक्सपीरियंस होता है, 3-4 साल या 10 साल का एक्सपीरियंस होता है उसके पास, और कहीं ना कहीं वो इनको हैंडल करने में जो है वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ये भी आप देखिए, अगर अच्छा थेरेपिस्ट आपको नहीं मिल रहा है तो आपको उसको ज़रूर चेंज करना चाहिए। उसके बाद मैंने देखा कि जो भी एक्टिविटीज़ उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी में करवाई जा रही थी तो वो भी मुझे भी घर में रिपीट करना था। 3 टाइम का सेशन होता था तो मैंने उसको घर में भी रिपीट करना स्टार्ट किया। तो और लकीली अर्नब तब मुझे कोऑपरेट करना उसने स्टार्ट कर दिया। मतलब जो भी मैं टेक्सचर की उसको एक्टिविटी करवाती थी उसको बहुत अच्छा फील होता था, रिलैक्स फील होता था। और मैं कभी कभी देखती थी, मतलब मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे कि फाइनली कुछ तो, किसी चीज़ में तो उसको इंटरेस्ट है, किसी चीज़ का तो उसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। तो थोड़ा सा मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ गई और मैं थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब एफर्ट मैंने करना स्टार्ट कर दिया उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा हम लोग प्ले स्कूल में डालते हैं।
प्ले स्कूल तो नहीं था यहाँ पे, बिल्डिंग में ही एक लेडी थी, वो प्ले स्कूल नहीं था एक्चुअली, वो डे केयर था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको थेरेपी के बाद थोड़ा सा डे केयर में रख दूँ। एक दिन का 100 रुपीज़ वो लेती थी उस टाइम पे, और मुझे लगा कि शायद इसको बच्चों के बीच में रख के ये थोड़ा सा घुल मिल जाए और थोड़ा सा कुछ मैनर्स सीखे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो हमने एक लेडी को मना लिया और उसको इसका पूरा कंडीशन बता दिया कि क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ है। तो वहाँ पे मैंने जब स्टार्ट किया तो इतने सारे बच्चे थे, वहाँ पे उसने कोऑपरेट नहीं किया। फिर से वही रोना धोना सब कुछ फुल 2 घंटे में रखती थी, 2 घंटे फुल वो रोते रहता था। वहाँ पे फिर एक्सपीरियंस ख़राब हो गया। फिर मुझे लगा कि कोई दूसरा तो इसको हैंडल कर ही नहीं सकता, और मेरे बगैर अगर मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ता है तो इसको कौन हैंडल करेगा। मतलब इतने ड्रास्टिक तरीके से, वो बुरे तरीके से रोता था वहाँ पे। उसके बाद एक लेडी ने मेरी हेल्प की। जिस बिल्डिंग में मैं रहती थी वहीं पे ऊपर एक क्रिश्चियन लेडी थी, तो मैंने आंटी को रिक्वेस्ट किया आके, मुझे थोड़ा सा रोना आ गया। मैं तंग आ चुकी थी कि एक वीक से मैं उसको वहाँ पे सेटल करने का ट्राई कर रही थी, लेकिन अर्नब सेटल नहीं हो रहा था। इवन उस लेडी ने भी बोल दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसको रोते हुए नहीं देख सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा रोता है वहाँ पे। तो फिर मैंने अपनी बिल्डिंग के एक आंटी से रिक्वेस्ट किया। उनके पास 2 लड़कियाँ आती थी, ज़्यादा डे केयर उन्होंने बड़ा नहीं खोल के रखा था, 2 लड़कियाँ आती थी। तो मैंने बोला कि आंटी थोड़ा सा टाइम आप, ज़्यादा नहीं तो, मेरा तो हम लोगों के फ्लैट साथ में ही थे, तो आधा घंटा आप रख के देखिए कि ये इसका क्या रिएक्शन आता है। तो हुआ क्या कि अर्नब उस लेडी को जानता था। तो जब मैंने उसको वहाँ पे रखना स्टार्ट किया थेरेपी के वापिस आने के बाद, तो अर्नब वहाँ पे ईजिली बैठ गया। मतलब वो खुशी खुशी गया वहाँ पे। इस तरह से मतलब कुछ चीज़ें कई बार ऐसा होता है गाइस कि हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और कुछ चीज़ें वर्क कर जाती हैं। तो हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए, हम लोगों को स्टॉप नहीं करना चाहिए, ये मेन बात है गाइस। और मैंने देखा कि मैं उसको हर रोज़ क्या करती थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से वापस आने के बाद मैं उसको टिफ़िन में उसको कुछ खाने के लिए फ्रूट्स काट के दे के मैं उसको नीचे, उसका फ्लैट ऊपर था मेरा नीचे था, तो मैं इसको मतलब हाथ में कटोरी लेके भेज देती थी कि शायद खाने के स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए किया कि इसको थोड़ा सा लालच आएगा। तो ये चुपचाप अपना वो कटोरी पकड़ के ऊपर जाके बेल बजा के चुपचाप आंटी के पास चला जाता था। और वो आंटी इतनी अच्छी थी कि कई बार अगर इसको पॉटी भी आती है उस टाइम पे बोलता था वो। ये बात है गाइस 3 इयर्स तक की बात है ये। तो सोचो उस टाइम पे ये इंडिकेशन दे देता था कि मुझे पॉटी आई है, और आंटी ने उसको टॉयलेट में पॉटी भी करवा दिया एक दिन। तो मुझे आंटी ने बोला कि आज, मैं डर गई कि इसने बोला कैसे हो गया, तो बोलता तो है ही नहीं। तो इसने बीच बोला नहीं मुझे, वो उसने साइन किया, मुझे पकड़ के लेके गया, वो सीधा टॉयलेट की तरफ भागा और मुझे पता लग गया कि इसको पॉटी आई है। तो इतना तक उस आंटी ने कर दिया। तो कई बार कुछ लोग जो होते हैं, कोई रिलेशनशिप नहीं होता है हमारा उनके साथ, लेकिन वो लोग हमारे लिए किसी एंजल से कम नहीं होते हैं। तो वो आंटी मेरे लिए जस्ट लाइक वो एक एंजल की तरह थी मेरे लिए। और अर्नब खुशी खुशी उसने महीने 2 महीने खुशी खुशी वहाँ पे वो मज़े से जाता था। और जब बच्चा खुश रहता है, जब वो वहाँ पे 2 और लड़कियाँ भी थी, जब वो खुश रहता है बच्चा, तो थोड़ा सा वो ना बच्चे का बिहेवियर बहुत अच्छा होने लगता है, बच्चा थोड़ा थोड़ा कोऑपरेट करने लगता है, स्ट्रेस का लेवल उसका भी कम होता है, तो उसको भी हैंडल करना जो है हमारे लिए ईजी होता है। तो उसके बाद थोड़ा सा और अच्छा इम्प्रूवमेंट होने लगा अर्नब में। तो उसके बाद मैं उसको वापस लेके आती थी, तो सीधा फिर तब तक मेरा काम पूरा ख़त्म हो जाता था घर का, और उसके बाद मैं सीधा उसको बैठा देती थी एक्टिविटी के लिए। तो ये मैं स्टार्टिंग से, जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है गाइस, मैं स्टार्टिंग से आप लोगों को बोल रही हूँ। आप लोग जो बोलते हैं कि मेरे बच्चे का सिटिंग टॉलरेंस नहीं है, मेरा बच्चा तो कुछ सुनता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो ध्यान ही नहीं देता है एक्टिविटी के लिए, तो आप लोग यहाँ से सीखिए गाइस कि अर्नब बहुत ही ज़्यादा हाइपर एक्टिव चाइल्ड था, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको कामयाब हो गई थी। उसी टाइम पे 3-4 ईयर की एज में ही मैं उसको इतना, मतलब इस लेवल पे था वो कि वो बैठ के मेरे साथ एक्टिविटीज़ कर सके। और इस बात पे मैं हमेशा जोर देती हूँ, ये बात बिल्कुल सच है कि आपको
एक ऐसा रूटीन बनाना चाहिए जहाँ पे हर रोज़ डेली आपको सेम टाइम पे ही बच्चे को लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए बिठाना चाहिए। जैसा आपका दिन का शेड्यूल है, जैसा आपको फ्री महसूस होता है उस टाइम पे डेली, लेकिन वो फिक्स टाइम रखना है गाइस, और फिक्स स्पेस रखना है। ये बात बोलने की नहीं है, ये मैंने कहीं पढ़ा था उस टाइम पे और मेरे लिए ये चीज़ हमेशा वर्क की। मैं इतने सालों से सेम ही शेड्यूल फॉलो कर रही हूँ। वही इसको 1-1:30 बजे 2 बजे उसको पढ़ने के लिए बैठना है। अभी वो एकेडमिक है तो पढ़ने के लिए बैठता है, और उस टाइम वो थेरेपी एक्टिविटीज़ और लर्निंग एक्टिविटीज़ के लिए बैठता था। तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ उसके सिटिंग टॉलरेंस के लिए। उस टाइम से जैसे ही मैंने उसका एक फिक्स शेड्यूल बनाया और उसी टाइम पे सेम टाइम पे और सेम प्लेस पे, अगर बेडरूम में बैठते हो तो बेडरूम में ही बैठना है, तो हॉल में नहीं बैठना है। इससे क्या होता है, इनके माइंड में एक सिग्नल चला जाता है कि मेरा ये जो प्लेस है वो लर्निंग एक्टिविटीज़ का है, और इनका माइंड जो है वो इमीडिएटली इन लोगों को रिमाइंड हो जाता है कि अभी मेरा पढ़ने का टाइम है। वो दिमाग में एक क्लॉक बैठ जाती है और बच्चा बिना किसी परेशानी के उस टाइम पे आपके साथ बैठ जाता है। अभी क्या होता है, जिस दिन मैं अर्नब को नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा दिन अगर मैं छोड़ भी देती हूँ, तो उस दिन अर्नब इतना ज़्यादा रेस्टलेस होता है, मतलब उसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरह से वो चैनलाइज नहीं होती है, तो उस दिन मुझे और प्रॉब्लम हो जाता है। जबकि अगर मैं उसको पढ़ा दूंगी उस टाइम पे, कुछ ना कुछ मैं उसको करवा देती हूँ, तो उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स रहता है। ये चेंज मैंने देखा है उस टाइम पे। अब बात आती है गाइस कि उसका जो बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो आपको कैसे गेन करना है। स्टार्टिंग में जब 2 साल या 3 साल की एज में बच्चा इस लेवल पे होता है कि बच्चा अपनी ही धुन में होता है, या तो ऑटिस्टिक बच्चे हाइपर एक्टिव होते हैं या फिर अंडर एक्टिव होते हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा मूवमेंट रहती है, इतना ज़्यादा कंसंट्रेशन वीक होता है आप कुछ करवा ही नहीं पाते हो, या फिर इतना ज़्यादा अंडर एक्टिव होता है बच्चा कुछ करना ही नहीं चाहता है, हर चीज़ को वो अपोज करता है और जस्ट उसको वही व्हील्स घुमाने हैं और अपनी दुनिया में खोए रहना है। दोनों ही तरह की कैटेगरीज आती हैं ऑटिस्टिक बच्चों में। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जब आप स्टार्टिंग का टाइम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाद का नहीं, स्टार्टिंग का। जब आप बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाते हो लर्निंग एक्टिविटीज़ से, तो उस टाइम पे आपको ख्याल रखना है, जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो बच्चे को इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ ही करवानी है अकॉर्डिंग टू बच्चे का जो इंटरेस्ट है। क्यों? क्योंकि अगर फर्स्ट टाइम पे लर्निंग का एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है तो आपको तो स्ट्रेस आएगा ही, बच्चा आगे से आगे वो कोऑपरेट करना ही नहीं चाहेगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग में बच्चे का जो लर्निंग का स्टार्टिंग है उसको कैसे करते हो। तो वहाँ पे मैंने सबसे पहली एक्टिविटी जो अर्नब को मैंने स्टार्ट की थी वो थी थर्मोकोल्स की बॉल। कलर कॉन्सेप्ट मैंने उसको सिखाना शुरू किया था स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में तो ये रहता है कि आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो सेशन है वो 2 से 3 टाइम्स तो आपको रिपीट करना ही होता है दिन में। जैसे मैंने थेरेपी का वीडियो अपलोड किया है वो मैं सुबह उसको फटाफट से वो थेरेपी का मैं पूरा रिपीट कर दूंगी, उसमें ब्रेन जिम, उसमें सेंसरी इश्यूज़ के लिए सब कुछ। उसके बाद अर्नब पूरा रिलैक्स हो जाता है। तो उसके बाद मैं उसको पहले फर्स्ट एक्टिविटी मैंने उसको स्टार्ट की थी कलर्स की। मैं मार्केट से बहुत सारी थर्मोकोल की बॉल, इतना बड़ा लिफाफा भर के हम लोग लेके आए और उसके मुंह के सामने हमने रख दिया। तो अर्नब को वो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, कलरफुल बॉल्स हैं उसके सामने। और फिर मैंने उसमें उसको एक कटोरी दिया और कटोरी में मैंने उसको जस्ट फर्स्ट डे मैंने उसको जस्ट, यही होता है जब 2 या 3 साल का बच्चा है तब आप उससे कोग्निटिव लेवल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। उस टाइम पे बच्चा सिर्फ आपकी एक्टिविटी को इमिटेट कर सकता है। फर्स्ट टाइम ही आपको कुछ भी ऐसा मतलब जैसा कोग्निटिव, जैसे मतलब स्पीच का है या फिर राइटिंग का है, ये सब एक्टिविटीज़ आपको तब स्टार्ट करनी है जब आपका बच्चा कमांड फॉलो करना शुरू कर देता है, वो आपके साथ कोऑपरेट करना शुरू कर देता है। उससे पहले आपको कोशिश करना है कि उसका इंटरेस्ट मैं कैसे गेन करूं और मेरे साथ वो कैसे इन्वॉल्व होगा। तो वो उस चीज़ पे आपको डिपेंड करता है और वो आप देखो कि आपके बच्चे का कौन सा इंटरेस्ट है। अगर आपको ये नहीं पता है, उस टाइम पे कुछ बच्चों को होता है, आप कुछ बच्चे कुछ भी नहीं करते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा मेरे बच्चे का क्या इंटरेस्ट है। तो आप कुछ कलरफुल चीज़ें
जैसे मैंने स्टार्ट किया था, या फिर फ्रूट्स या वेजिटेबल टॉयज़ लेके आओ आप मार्केट से, टॉयज़ जो होते हैं उनके थ्रू करवाने का कोशिश करो थोड़ा सा। और फर्स्ट एक्टिविटी जो है, अगर आपका बच्चा छोटा है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको सॉर्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सॉर्टिंग में बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, उसको दिमाग नहीं लगाना होता है, उसको जस्ट आपको इमिटेट करना होता है। तो सॉर्टिंग बच्चे को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। अर्नब को वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी जब मैंने उसको थर्मोकोल बॉल्स को इतने बड़े ढेर में से उसको पर्टिकुलर एक कलर मैंने उसको निकालने के लिए बोला। तो सोचो इतना बड़ा ढेर है, वो करता रहा। फर्स्ट डे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, उसने बहुत अच्छे तरीके से वो एक कलर वो उठाता रहा, रेड कलर। फिर मैंने धीरे धीरे मैंने देखा कि 2-3 दिन वो बहुत इंजॉय कर रहा था उन थर्मोकोल बॉल्स को। तो फिर मैंने धीरे धीरे उसको फिर बोलना भी स्टार्ट किया कि शायद मतलब उस टाइम पे वो था, मतलब कि कुछ आवाज़ें निकालता था या थोड़ा बहुत वर्ड्स बोलता था। तो फिर मैंने सोचा कि शायद मैं बोलने का भी ट्राई करूँगी, तो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो शायद वो रिपीट करेगा। एंड देन मैंने उसको साथ में बोला रेड कलर। अर्नब ऐसे ही बोलते जाता था और उसको सॉर्टिंग करते जाता था ढेर में से। और मुझे आई थिंक 1 मंथ लगा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसने सारे के सारे जो कलर्स हैं वो कलर कॉन्सेप्ट उसको आ गया। उसके बाद मैं 2 कटोरी, 3 कटोरी, 4 कटोरी, 5 कटोरी ऐसे रखती थी, और सारे कलर्स को हर दूसरे दिन जब मुझे लगता था कि वो फर्स्ट कलर में कॉन्फिडेंट हो गया, रेड कलर उसने सीख लिया, वो सॉर्ट कर पा रहा है, उसके बाद मैं उसको दूसरा कलर, पहले रेड कलर डाल लिया, उसने सीख लिया। हर रोज़ रेड कलर रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि आज रेड कलर उसने सीख लिया तो उसके बाद आप रेड छोड़ रहे हो और ग्रीन उठा रहे हो और फिर ग्रीन करवा, नो, तो पीछे वाला भूल जाएगा। तो रेड कलर करवा लिया, रेड कलर आपको हर रोज़ करवाना है। उसके बाद आपको दूसरी कटोरी रखनी है, फिर ग्रीन कलर, उसमें बच्चा 2-3 दिन लगाता है। तो फिर उसके बाद थर्ड कलर, फिर से आपको रेड कलर भी डालना है, ग्रीन भी उसने सीख लिया, वो भी कटोरी रखनी है। और थर्ड 4-5 दिन के बाद आप एक और कटोरी रखो उनके सामने। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद धीरे धीरे मैंने अर्नब को जो कार्ड्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, सीक्वेंसिंग जो पजल थे, वो सब वोकैबुलरी, मेरे पास एक बुक है, मैं आपको बताऊँगी। उसका बुक का नाम है 5000 वर्ड्स विद पिक्चर्स। तो पिक्चर्स के साथ साथ मैंने उसको वो पूरा, उसके बाद वही वेजिटेबल, फ्रूट्स, व्हीकल्स उसको बहुत पसंद है, सब कुछ मैंने फ्लावर्स नेम सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट किया मैंने उसको हर रोज़। लेकिन बच्चे को के ऊपर ना आपको वर्डन नहीं डालना है इन चीज़ों का। स्टार्टिंग में ये ख्याल रखना है कि हम बच्चे को फोर्स ना करें ताकि वो लर्निंग से दूर भागे, नहीं। स्टार्टिंग में हम लोगों को बिल्कुल फ़नी वे में आपको देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे का लेवल कितना है, वो उसका स्पीड कितना है, उसी स्पीड के अकॉर्डिंग आप चलते हो। भले ही बच्चा पूरे मंथ में एक ही फ्रूट सीखे, एक ही फ्रूट का नाम सीखे, बट आपको उसी के लेवल के हिसाब से चलना है। और जिस टाइम पे आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, स्ट्रेसफुल हो रही हूँ, बच्चा भी स्ट्रेसफुल हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा ब्रेक देना है। या सेकंड प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा कोऑपरेट ही नहीं करता है, स्टार्टिंग में ही कुछ नहीं करता है, तो देन आपको उस टाइम पे बच्चे का कुछ ना कुछ लालच यूज़ करना चाहिए। कुछ भी खाने का जो भी चीज़ है वो आपको यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जो फेवरेट आइटम्स होती हैं उनके लिए बच्चा ज़रूर बदले में आपको रिस्पांस देता है। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो रेजिन ही रखती थी उस टाइम पे, आज भी मैं कभी कभी करती हूँ, कटोरी में उसके सामने मैं रेजिन रख देती थी, और जब भी मुझे लगता था कि वो अच्छा कर रहा है तो एक रेजिन उसके मुँह में मैं डाल देती थी। एंड हमेशा की तरह से रीइंफोर्समेंट आपको हमेशा यूज़ करना है, मोटिवेशन आपको हमेशा यूज़ करना है। तो 2 या 3 साल के बच्चे के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप बच्चे की जो लर्निंग है उसका एक्सपीरियंस आप ख़राब मत करो, उसको एक फ़नी वे में रखो ताकि बच्चा हमेशा लर्निंग के लिए रेडी रहे। उसको आपको अच्छे से मोटिवेट करना है ताकि वो हमेशा आपके साथ कोऑपरेट करे, क्योंकि बच्चा कहीं ना कहीं जब बैठ के आपके साथ एक्टिविटी के साथ कोऑपरेट करता है तो कहीं ना कहीं बच्चा पब्लिक प्लेस में या बाहर जाके भी धीरे धीरे आपको सुनना स्टार्ट कर देता है। तो इसके बाद बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आया था गाइस। फिर मैंने उसको धीरे धीरे उसका जो लर्निंग है वो स्टार्ट हुआ। एंड वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उसका जो राइटिंग था
और जो उसका एजुकेशन था उसमें मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स आए थे। तो ये 2 या 3 साल की एज की बात है। उस टाइम पे अर्नब 2 साल या 3 साल की एज में अर्नब मुझे वही साइन लैंग्वेज से सब कुछ मुझे एक्सप्रेस करता था कि मुझे पानी पीना है तो पानी के लिए ले जाएगा, सुसु पॉटी, ये सब अर्नब को एक बार आप दिखा देते थे। तो वो मैं लक्की थी उस टाइम पे कि अर्नब को मैंने कभी भी उसको पैंट वगैरह में कुछ भी करने नहीं दिया है। बहुत रेयर उसने किया होगा, तो एफर्ट होता है, तंग आते हैं, लेकिन जितनी बार मैं उसको हर 2 घंटे के बाद खुद ही सुसु पॉटी के लिए ले जाती थी तो उसको आदत पड़ गया था, उसको पता लग गया था कि ये प्लेस सुसु पॉटी के लिए है। तो वो उस टाइम से ही फॉलो करता था, खुद ही वो जाके बाथरूम में या टॉयलेट में मतलब चला जाता था। ये सबसे अच्छी बात थी उसकी। तो अभी मैं बाकी का आपसे बाद में शेयर करूँगी। अभी के लिए एनफ है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। फ्यूचर में भी मैं थोड़ा सा आगे राइटिंग का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू फॉर टुडे।